मैं डॉक्टर अनीता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़। मैं आज आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हाब्स ला क्रूसो के विचारों से अवगत कराऊंगी। अभी हमने आपको प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों के बारे में बताया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो कि अरस्तु वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन आज हम आपको मध्यकालीन या 17वीं शताब्दी के जो विचारक हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो सब पढ़े होंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसको हमने बताया आपकी मनु दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते थे। उन्हीं के साथ ही के विचारक कौटिल्य थे, जिन्होंने अनुबंधवादी या सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आज हम आपको लाक के राजनीतिक थॉमस हॉब्स, लाक रूसो, इन तीनों राजनीतिक विचारकों के विचारों से अवगत कराएंगे आपको। थॉमस हॉब्स एक ब्रिटिश राजनीति शास्त्री हैं, जिन्होंने सामाजिक समझौते या अनुबंधवादी सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण रचना है डी सिबे और लेवियाथन। लेवियाथन उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाँ, आप जानते हैं कि मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। जैसा कि जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं या भारतीय राजनीतिक विचारक मनु है, मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, हमने आपको राजनीतिक उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पहले वीडियो में अवगत कराया है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत में है शक्तिशाली का हित, मतलब जो सबसे शक्तिशाली है उसने दूसरे पर राज्य करना शुरू किया, जिससे राज्य और राजा का आविर्भाव हुआ। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का मानना है कि स्वयं ईश्वर ने राजा को उत्पन्न किया। तो हम आइए थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं। थॉमस हॉब्स सबसे पहले मानव स्वभाव कैसा था उसका प्रतिपादन किया। थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले मानव स्वभाव कैसा था उसका प्रतिपादन किया। थॉमस हॉब्स के अनुसार आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भी मानव स्वभाव ईर्ष्यालु और झगड़ालू है, और उसमें प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता की भावना होती है। तो हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए कहा कि मानव स्वभाव झगड़ालू, ईर्ष्यालु और अराजक किस्म का था। उसके बाद प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। प्राकृतिक अवस्था में लोग असभ्य, बर्बर, आदर्श और कृत्रिम जैसे कि अराजकता की स्थिति में रहते थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि जब अराजक स्थिति या लड़ाई या झगड़े उत्पन्न हो जाते थे, उसकी कोई व्यवस्था या उसका कोई निर्णय कर सके। इस तरह की प्राकृतिक अवस्था थी, किसकी थी? हॉब्स की। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी झगड़ालू और अराजक। तो अगला प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून कैसे बना? प्राकृतिक कानून स्वयं उत्पन्न हो गया। कैसे बना? जब झगड़ा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, तो झगड़ों का निपटारा करने के लिए प्राकृतिक कानूनों का जन्म हुआ। लोगों ने सोचा कि इस विवाद का हम निपटारा कैसे करें, तो जो है उन्होंने स्वयं, हॉब्स कहता है कि उन्होंने स्वयं प्राकृतिक कानूनों का निर्माण किया। उन्होंने स्वयं प्राकृतिक कानूनों का निर्माण किया। सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता कैसे हुआ? हॉब्स कहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था या मानव स्वभाव असभ्य, बर्बर और झगड़ालू था, लोग इस अवस्था से ऊब गए। लोग
मनुष्य वैसा ही है जैसे प्राचीन काल में था। वो भी प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता और झगड़ालू किस्म का अब भी है। अब भी आप देख रहे हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है। तो प्राकृतिक कानून स्वतः ही उत्पन्न हो गया, क्योंकि उस अवस्था को देखते हुए, उस अराजकता को देखते हुए लेवियाथन में उन्होंने सामाजिक जिस समझौते का प्रतिपादन किया है, उस अवस्था को देखते हुए प्राकृतिक कानून का जन्म हुआ। इस तरह हॉब्स मानता है कि अराजकता और इस अराजकता की स्थिति या स्वार्थी झगड़ालू किस्म की स्थिति से लोग ऊब करके जिस का जन्म हुआ वह सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई। तो हॉब्स का क्या कहना है कि सामाजिक समझौते के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई। और हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत, उसके बाद हम आते हैं हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत। हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत क्या है? सॉवरेंटी। हॉब्स का सॉवरेंटी या संप्रभुता सिद्धांत, हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत में राजा, हॉब्स कहता है कि राजा निरंकुश राजतंत्र की उसने वर्णन किया है कि हॉब्स का राजा निरंकुश है। क्यों है? क्योंकि वो जो भी आदेश देगा, जो भी कानून बनाएगा, उसका पालन करना होगा। तो हॉब्स की संप्रभुता निरंकुश थी और हॉब्स का शासक भी निरंकुश था। उसके बाद उसने श्रेष्ठ राज्य किसको माना? उसने राजतंत्र को श्रेष्ठ राजतंत्र माना, निरंकुश राजतंत्र। तो आपको समझ में हॉब्स के बारे में आ गया होगा कि हॉब्स की महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है और वह सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और मानव स्वभाव को असभ्य, जंगली और आदर्श बर्बर किस्म का मानता है। उसके बाद हम आते हैं जॉन लॉक पर। जॉन लॉक में भी हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों विचारकों ने इस सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन तीनों के विचार अलग अलग, तीनों के विचार जो हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग हैं। जैसे कि लॉक है, लॉक मनुष्य को क्या मानता है या मानव स्वभाव को क्या मानता है? जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या उदारवाद का पिता कहा जाता है। जॉन लॉक की रचना है शासन पर निबंध, टू ट्रीटीज गवर्नमेंट। जॉन लॉक की रचना है टू ट्रीटीज गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने शासन पर जो निबंध उनकी रचना है, उसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक एक ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने मानव स्वभाव को दयालु, सहृदय और ऐसा माना है कि वो एक दूसरे का सहयोग करते थे। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था? आप देखिएगा, हॉब्स के बिल्कुल विपरीत था। हॉब्स का मानव स्वभाव झगड़ालू किस्म का था, लेकिन लॉक का उसके विपरीत दयालु किस्म का था। उसके बाद प्राकृतिक कानून कैसे बना? क्योंकि संपत्ति का धीरे धीरे उदय होने लगा। पहले लोग क्या थे? काबिले किसी जैसे कोई काफिला रहता था, कबीला या आदिम अवस्था में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे संपत्ति का उदय होना शुरू हुआ। तो प्राकृतिक कानून कैसे बना? क्योंकि लोग दयालु, सहृदय थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर स्वार्थी और लालच की भावना आने लगी। तो ये चीज़ मेरी है, ये मेज मेरी है, ऐसा जब अंदर आया तो उसका निपटारा कैसे किया जाए? लॉक के अनुसार लॉक उदारवादी है, क्योंकि लॉक के अनुसार हमने अभी आपको बताया कि शासन पर निबंध उनकी जो प्रमुख रचना है, उसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि जब लोग में लालच और स्वार्थ आया तो लोगों ने सोचा कि ये मेज मेरी है, ये चीज़ मेरी है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? उसका
निर्णय कौन करेगा? तो उसके निर्णय के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। उसमें उन्होंने प्राकृतिक कानून, लाक के अनुसार जो प्राकृतिक कानून हुआ उसमें उन्होंने 3 प्रकार के कानूनों की व्यवस्था की। जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ। जीवन का अधिकार आप जानते हैं कि अभी आपको वर्तमान समय में जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है उसमें भी जीवन का अधिकार आपको मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट के तहत भी आपको जीवन का अधिकार प्राप्त है। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जॉन लॉक हैं, जिनको उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, जिनको उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, उन्होंने तब राइट ऑफ लाइफ की व्यवस्था या राइट ऑफ लाइफ का कानून का वर्णन किया था। तो राइट ऑफ लाइफ मतलब वो मनुष्य को अपने जीवन को जीने का या अपने जीवन का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि सीले ने कहा था, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम। तो राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। जॉन लॉक ने कहा कि जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती या वर्तमान समय में भी आपको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाती तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जॉन लॉक ने कहा स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है जो प्राकृतिक कानूनों द्वारा जो हमको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, लोगों के लिए जो अच्छा हो उस कार्य करने की स्वतंत्रता हमको प्राप्त होनी चाहिए। उसको राइट ऑफ लिबर्टी किसने कहा? जॉन लॉक ने। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो संपत्ति, हमने आपको बताया कि जब मनुष्य में लालच पैदा हुआ या लालच आया तो उसने सोचा कि ये चीज़ मेरी है, उस पर उसने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो लॉक ने कहा कि प्राकृतिक कानून जब बने तो उसको जैसे कि श्रम के हिसाब से जो वो कार्य करता है उसके हिसाब से जो चीज़ें बनती हैं, श्रम के हिसाब से जो चीज़ बनती है कि वो उसका है, उस संपत्ति को उसको दिया जाना चाहिए। संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी के तहत जॉन लॉक ने उसको संपत्ति का अधिकार दिया। तो अभी हमने आपको बताया थॉमस हॉब्स, उसके बाद जॉन लॉक। थॉमस हॉब्स से बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हैं जॉन लॉक, क्योंकि इनको उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। और थॉमस हॉब्स ऐसे विचारक हैं जिन्होंने मानव स्वभाव को अराजक, आदर्श, बर्बर कहा है। और उनकी महत्वपूर्ण रचना थी लेवियाथन, किसकी? थॉमस हॉब्स की। और लॉक की रचना है शासन पर निबंध, टू ट्रीटिस गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं हम जीन जैक्स रूसो। रूसो भी सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक, 17वीं शताब्दी के विचारक रूसो भी हैं। और रूसो ने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने भी मानव स्वभाव का वर्णन किया। तो आइए हम देखते हैं रूसो ने मानव स्वभाव के किस तरह से मानव स्वभाव का चित्रण किया है। थॉमस हॉब्स, लॉक। हॉब्स ने अराजक कहा और लॉक ने कहा कि वो सहयोगी और सहिष्णु था, लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। रूसो ने क्या कहा? रूसो ने इन दोनों से हट करके ना तो अराजक कहा और न ही कहा कि वो सहयोगी है, बल्कि मनुष्य को कहा कि मनुष्य में विवेक और बुद्धि होती है, उसमें क्षमता लेने की शक्ति होती है और उसमें एक एक्चुअल विल और रियल विल होती है। एक एक्चुअल विल और रियल विल होती है जिससे वो अपना निर्णय ले सकता है। तो इन दोनों के विपरीत जीन जैक्स रूसो ने मानव स्वभाव का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक अवस्था रूसो के अनुसार कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, कोई भयावह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव को ही भयावह प्रतिपादित नहीं किया। समझौते का स्वरूप, जिस तरह से हॉब्स और लॉक में सामाजिक समझौता या राजा का आविर्भाव हुआ,
उसी तरह से रूसो ने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद हम आते हैं जीन जैक्स रूसो के जनरल बिल पर। रूसो का सबसे प्रमुख सिद्धांत है सामान्य इच्छा सिद्धांत। रूसो का सबसे प्रमुख जो है सामान्य इच्छा सिद्धांत है। उनकी महत्वपूर्ण रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की महत्वपूर्ण रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया, जनरल विल का प्रतिपादन किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो जनरल विल या सामान्य इच्छा सिद्धांत है, जिसको उन्होंने दो तरह से प्रतिपादित किया है। एक सामान्य इच्छा को उन्होंने दो तरह से प्रतिपादित किया है, रियल विल, एक्चुअल विल। रियल विल और एक्चुअल विल, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। रियल विल और जनरल विल, दो तरह की इच्छाओं से उन्होंने सामान्य इच्छा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो रियल यथार्थ इच्छा क्या है? हर मनुष्य का स्वभाव या हर मनुष्य की विचारधारा अलग अलग होती है। जब वह अपने हित के लिए कार्य करता है, जब वह अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, तो वह उसकी यथार्थ इच्छा होती। जब वो उसकी आत्मा या जो उसका मन करता है, जब वो उस कार्य को करता है, तो उसकी यथार्थ इच्छा होती है। और जब वास्तविक इच्छा क्या है? जब वह समाज के लिए कार्य करता है, जब वह समाज के लिए या सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है, तो वह उसकी वास्तविक इच्छा होती है। तो सबसे प्रमुख रूसो की जो प्रमुख रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जनरल विल का प्रतिपादन किया, जिसमें हमने आपको बताया कि उन्होंने रियल विल और एक्चुअल विल का प्रतिपादन किया। तो ये तीनों ऐसे राजनीतिक विचारक हैं, हाब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक समझौते सिद्धांत में हमने आपको बताया कि थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं कि हमने आपको भी इसके पहले बताया था कि राजनीति विज्ञान के जनक जो अरस्तु हैं, वो क्या मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन ये विचारक ऐसे नहीं मानते। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि थॉमस हॉब्स ने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया, जॉन लॉक ने भी व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया, और जीन जैक्स रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लेता है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। स्वतंत्र जन्म तो लेता है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। हमने अभी आपको रूसो के बारे में हम बता रहे थे कि रूसो की महत्वपूर्ण रचना क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार हम आपको बता दें, हॉब्स की रचना महत्वपूर्ण लेवियाथन है, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बेरी सार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसे ही पूछते हैं, जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ऐसे भी आता है कि लेवियाथन किसकी रचना है? लेवियाथन हॉब्स की रचना है। उसके बाद आता है कि शासन पर निबंध या ट्रीटिस गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो वो लॉक की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हमने अभी आपको बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इनकी दो पुस्तकें थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमने आपको इनकी दो प्रकार की इच्छाएं बताई।
17वीं यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, और आदर्श इच्छा, रियल विल। तो यथार्थ इच्छा क्या है? जो मानव स्वार्थ से प्रेरित होती। हमने अभी आपको बताया कि यथार्थ इच्छा मानव स्वार्थ से प्रेरित होती है और वो अस्थिर और संकीर्ण होती, क्योंकि वो मनुष्य की स्वभावगत होती है। हर मनुष्य की अपनी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं और वो उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। यह व्यक्ति या समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक या तुच्छ इच्छा है। यह क्षणिक या तुच्छ इच्छा है। यथार्थ इच्छा जो है वो थोड़े समय के लिए होती है। मनुष्य, हमने आपको प्लेटो को पढ़ाया था। प्लेटो में था कि विवेक, शौर्य, क्षुधा। विवेक, शौर्य, क्षुधा, मनुष्य में ये तीन तत्व पाए जाते हैं। तो मनुष्य की जैसे क्या उसकी न्याय सिद्धांत के बारे में हमने बताया था कि उसने न्याय को आत्म तत्व की वस्तु माना। उसने क्या माना था? आत्म तत्व की वस्तु माना था। तो इच्छाएं जो है, जो यथार्थ इच्छा है, वो मनुष्य की आत्मा से निकलती है। कोई चोरी करता है, कोई चोरी करता है तो उसका चोरी करने का मन कर रहा है, वो क्या है? उसकी यथार्थ इच्छा है। कोई अच्छा बनना चाहता है तो वो क्या है? क्योंकि वो अच्छा करना चाहता है। तो यथार्थ इच्छा क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है और कुछ समय पश्चात वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद हमने आपको रियल विल या आदर्श इच्छा के बारे में बताया था। रियल विल या आदर्श इच्छा जो है समाज, जो समाज के लिए किया जाता है, वो वास्तविक इच्छा है जो सभी के लिए या समाज के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श इच्छा या रियल विल। तो सामान्य इच्छा की क्या विशेषताएं हैं? सामान्य इच्छा सिद्धांत, जैसे कि हमने आपको रूसो के बारे में बताया कि रूसो ने कहा मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसी प्रकार लाख को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। और ये तीनों राजनीतिक विचारक, ये तीनों वेस्टर्न राजनीतिक पॉलिटिकल थिंकर जो हैं, वो जो हैं, ये तीनों पॉलिटिकल थिंकर जो हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक ही समझौता सिद्धांत या अनुबंधवादी सिद्धांत पर अलग अलग विचार प्रकट किए हैं, जिनको हमने आपको बताया कि मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए और मानव प्रकृति कैसे होनी चाहिए, इन्होंने समझौता कैसे किया। तो तीनों का मतलब यही था कि कहीं ना कहीं तब राज्य नहीं थे, लोगों ने समझौता किया और शासक की नियुक्ति की। तो सामान्य इच्छा की व्याख्या यथार्थ और आदर्श इच्छा में विद्यमान इस भेद पर ही सामान्य इच्छा का सिद्धांत आधारित है। इसे स्पष्ट करते हुए रूसो कहता है कि यदि इन विभिन्न मतभेदजन्य इच्छाओं में से धनात्मक और ऋणात्मक तत्वों को निकाल दिया जाए तो एक दूसरे को काटते हुए जो योगफल शेष रहता है वही सामान्य इच्छा है। यह सामान्य इच्छा का प्रतीक होगा। इस प्रकार सामान्य इच्छा समाज के सभी सदस्यों की आदर्शों, इच्छाओं का निचोड़ है जो संपूर्ण समाज के लिए अनिवार्य रूप से हितकर है। बोसांके के अनुसार यह संपूर्ण समाज की इच्छा है अथवा सब व्यक्तियों की इच्छा है, यदि उसका ध्येय सामान्य हित हो तो। यदि उसका ध्येय सामान्य हित हो तो इसको किसने कहा? बोसांके ने। डॉक्टर आशीर्वादम के मत अनुसार सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का योग अथवा इससे भी अधिक अच्छे शब्दों में कहा जाए तो सामान्य इच्छा मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक इच्छाओं का योग है। जो हमने आपको रियल विल और एक्चुअल विल बताया, व्यक्तिगत जैसे कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। तो हाब्स, लॉक, रूसो ये तीनों ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिनमें हम ये नहीं कह सकते कि इनको, हाब्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है या लॉक को या जीन जैक्स रूसो को।
इन तीनों की रचनाएं महत्वपूर्ण है। लेवियाथन, टू ट्रीटीज गवर्नमेंट, शासन पर निबंध और जीन जैक्स रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में ये आपको बताना चाहेंगे कि सामाजिक समझौते सिद्धांत में हाब्स लाक रूसो का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इन विचारकों के पश्चात ही आधुनिक युग लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद ही आधुनिक युग का सूत्रपात होता है। आज हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी के थोड़ा सा पहले इन्होंने ये सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हमने आपको आज बताया सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।